Assalamualaikum. Good evening. Welcome back. Yesterday we couldn't have the class, so today we will be starting with Max Weber's bureaucracy book को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लिंडल अर्विक को और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड आई शोड यू दैट हाउ यू कैन मेक डिफरेंट mnemonics of these principles. वेबर और स्टीवर्ट इस पे इंशाल्लाह बल्कि डिड वी डिस्कस वेबर और नॉट? इफ यू कैन जस्ट गिव मी अ क्विक रिकॉल. हमने वेबर तो नहीं पढ़ा था ना? हाँ नहीं पढ़ा था, आज पढ़ेंगे. नहीं, सीसीपी जो है वो उसके मुताबिक एक्चुअली हमने 10 क्लासेस डेडिकेट करनी है, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव ऑलरेडी स्किप्ड 2 क्लासेस. सो टारगेटेड है कि हम अपना कल का सेशन थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, फिर हम अपने फिर एक सेशन का गैप आएगा बीच में, तो प्लस माइनस वेरियंस आ जाता होता है 1-2 लेक्चर्स का. पहला चैप्टर चूंकि थोड़ा सा डेप्थ में है, थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा इसके अंदर कंटेंट मौजूद है, तो फर्स्ट चैप्टर ऑलवेज टेक्स अ बिट ऑफ मोर टाइम. सो कोर्स कंप्लीट प्लान एक इट्स जस्ट अ गाइडलाइन, नॉट अ बेंचमार्क टू बी फॉलोड. ठीक है, सीसीपी जो है ये एक ब्रॉड गाइडलाइन है, बट देयर इज ऑलवेज सम वेरिएंस दैट एग्जिस्ट. ठीक है, सो डजंट मैटर, कोई खास उससे फर्क नहीं पड़ता. इम्पॉर्टेंट थिंग इज के समझ आनी चाहिए, सब्जेक्ट प्रिपेयर होना चाहिए, और इंशाल्लाह हम टाइम पे ही अपने सारे टॉपिक्स को, सारे चैप्टर्स को वाइंड अप करेंगे होपफुली. ओके जी, वेबर कौन था? वेबर ने क्या किया था? वेबर वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जिसने दुनिया को एक कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया था जिसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी कहते हैं an organizational structure bounded by rules and regulations. ऐसा इदारा जिसे स्ट्रिक्ट रूल्स के थ्रू आप कन्फाइन करें, so that in this type of structure human activity is rationalized. अगेन चूंकि क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल मैनेजमेंट में फॉल कर रही है, तो इट फोकसेस ऑन एफिशिएंसी एंड वर्क स्पेशलाइजेशन. ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो एज एनी अदर क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, इस थ्योरी का भी जो प्राइम पर्पस है वो वर्क एफिशिएंसी को ही इम्प्रूव करना है. लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर बाय डिफॉल्ट ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर. वेबर ने बेसिकली ग्रोइंग नंबर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी किया था. वेबर स्टडीड दैट हाउ ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो इन देयर साइज एंड नंबर. तो वेबर ने कहा था कि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक खास स्ट्रक्चर के तहत काम करती हैं. उस स्ट्रक्चर को वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का नाम दिया था. बेसिकली अगेन एज पर द थ्योरी, द सिस्टम इज मेनली कैरेक्टराइज्ड विद डिवीजन ऑफ लेबर by clear identification of hierarchy with all detailed rules and regulations along interpersonal relationships to make bureaucracy more ideal. तो वेबर कहता है कि जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी होती है, which obviously does not exist in reality. आइडियल का मतलब है कि एग्जैक्ट ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती. हाँ, इदारे ब्यूरोक्रेसी के जो फीचर्स हैं उनको फॉलो करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन इट इज रेयरली पॉसिबल कि एक इदारा 100% सारे के सारे फीचर्स को फॉलो करे. तो आइडियल ब्यूरोक्रेसी जो है वो रियलिटी में उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती. ये सवाल पेपर में 6 नंबर का आ चुका है. दिस क्वेश्चन हैज अपीयर्ड फॉर 6 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. ये क्वेश्चन पेपर में आई गेस ऑटम 15 में आया था. लेट मी टेल यू द अटेम्प्ट ऑफ दिस पेपर. इसकी जो अटेम्प्ट थी, दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन I guess autumn 15. 6 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. वेबर की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पुट किया था. व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी ऑफ वेबर, एंड ब्रीफली उसके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्कस करने थे. इट वाज रिक्वायर्ड टू डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी. तो वेबर के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी के 6 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. 6 नंबर का सवाल था पेपर में. पहला करेक्टरिस्टिक क्या है? हायरार्की ऑफ अथॉरिटी. देयर हैज टू बी अ क्लियर चेन ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप टू बॉटम.
ये हमने डिस्कस किया था, याद है परसों। सीईओ, नीचे जनरल मैनेजर, नीचे उसके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, उसके नीचे फ्रंट लाइन मैनेजर्स। एक क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है, क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है, वेयर द ऑर्डर्स, द इंफॉर्मेशन, द इंस्ट्रक्शंस कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इंफॉर्मेशन फ्लो अप द चेन ऑफ कमांड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एक हायरार्किकल ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, उस हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर जो इंफॉर्मेशन फ्लो करती है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, जो इंस्ट्रक्शंस फ्लो करती हैं वो टॉप टू बॉटम फ्लो करती हैं, और जो इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, जो आप रिपोर्ट करते हैं, यू रिपोर्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक। सो वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी है, दिस इज वेयर द क्वेश्चन, यस, ऑटम 15 में आया था, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए था। इट वाज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए इन ऑटम 2015। तो वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी है, इसमें पहला जो पॉइंट है वो हायरार्की ऑफ अथॉरिटी है। दूसरा पॉइंट है इम्पर्सनैलिटी एंड इम्पार्शियलिटी। इम्पर्सनल का मतलब होता है कि आपकी जात जो है, योर जॉब इज नॉट अफेक्टेड बाय योर पर्सनैलिटी। ठीक है, द जॉब इज नॉट अफेक्टेड बाय पर्सनैलिटी, इसे कहते हैं इम्पर्सनैलिटी। दिस फिनोमेना इज नेम्ड एज इम्पर्सनैलिटी, कि जो आपकी जॉब है ये आपकी पर्सनैलिटी से अफेक्ट नहीं होती। और इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है अनबायस्ड होना। इम्पार्शियलिटी मीन्स अनबायस्ड, अनबायस्ड होना। इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है अनबायस्ड होना। ठीक है, आप अनबायस्ड हैं। अच्छा, इम्पर्सनैलिटी और इम्पार्शियलिटी आती कहाँ से है, फ्रॉम वेयर डज इट कम? जब स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज क्लियर होती हैं, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होती हैं, जब प्रोसीजर्स स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, और जब बिहेवियर्स एक्सपेक्टेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस का महकमा है या फौज है, आर्मी की मिसाल ले लें। आर्मी के अंदर इतनी प्रिस्क्राइब्ड जॉब्स हैं, इतनी क्लियर ड्यूटीज हैं, स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज इतनी क्लियर हैं कि फॉर एग्जांपल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज कोई और है, कल कोई और होगा, लेकिन उसके जॉब करने के तरीके पे फर्क नहीं पड़ेगा, द वे ही ऑपरेट्स उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह पुलिस की बात कर लें, आईजी पंजाब है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का एक पोजीशन है। आज आईजी पंजाब कोई XYZ बंदा है, कल कोई ABC होगा, लेकिन आईजी पंजाब कोई भी हो, उसके काम करने के तरीके पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं इम्पर्सनैलिटी और इम्पार्शियलिटी। ये बैकबोन है ब्यूरोक्रेसी की, रिटन रूल्स ऑफ कंडक्ट। हर चीज का एक कायदा होता है, एक कानून होता है, वो कानून कहीं ना कहीं लिखा जाता है, देयर हैज टू बी इन राइटिंग समवेयर। तो रिटन रूल्स ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, आपके कवानीन जो हैं, कवायद जो हैं आपके, वो डिफाइंड होने चाहिए। Promotion of individuals through achievement, based on their achievement. The people who work hard, the people who achieve their goals should be promoted. तो promotion जो है bureaucracy में वो achievement driven होती है, rather than the personality of the person, or rather than some favor given to a person, सिफारिश किसी को दें आप। bureaucracies के अंदर जो promotions हैं वो achievement driven होती है। ये again same point है फ्योल वाला, डिवीजन ऑफ वर्क एंड वर्क स्पेशलाइजेशन। ब्यूरोक्रेसी के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क पाई जाती है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर वर्क स्पेशलाइजेशन पाई जाती है। ये भी सेम पॉइंट है। आइडियल ब्यूरोक्रेसी अचीव्स ऑपरेशन एफिशिएंसी इन देयर ऑपरेशन। आइडियल ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने ऑपरेशंस में एफिशिएंसी को अचीव करने के काबिल हो जाती है। तो मैक्स वेबर के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, इम्पर्सनैलिटी, इम्पार्शियलिटी, written rules of conduct, promotion based on achievement, division of labor and work specialization, and efficiency in operations. Very straightforward topic, very straightforward question. Autumn 15 में एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को पुट किया था। ऑटम 15 के अंदर दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। अगर हम ऑटम 15 का पेपर निकालें तो ऑटम 15 में क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए था, ये क्वेश्चन था जी। According to Max Weber, bureaucracies provide organizational structure where human activity is rationalized and coordinated. Discuss briefly the characteristics of ideal bureaucracy as stated by Max Weber. वेबर के मुताबिक आइडियल ब्यूरोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? 6 नंबर का सवाल। इससे आसान सवाल पेपर में नहीं आ सकता, इससे आसान क्वेश्चन पेपर में नहीं हो सकता। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन द एग्जामिनर में आस्क। आपको भी इंशाल्लाह अपने पेपर में ऐसे सवाल नजर आएंगे इसी लेवल के। जब आप इस तरह का क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले तो आप सजदा शुक्र बजा लाएं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और उसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें।
ठीक है ना, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन। वेबर की जो ब्यूरोक्रेसीज हैं इसकी वर्क प्लेस पे, मॉडर्न वर्क प्लेस पे एप्लीकेशन क्या है? वेबर कहता है कि एज ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू टू ग्रो, जो जो इदारे बड़े होते हैं ब्यूरोक्रेसीज बिकम इम्पोर्टेंट। जो जो इदारे साइज में ग्रो करते हैं ब्यूरोक्रेसीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। और जो जो इदारे अपने ऑपरेशंस को एस्टैब्लिश करते हैं ब्यूरोक्रेसीज जो हैं, क्योंकि उनको एक रैशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहिए होता है फॉर कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एक्टिविटीज बेस्ड ऑन हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। जो जो इदारा ग्रो करता है, बड़ा होता है, उसको एक डिफाइंड स्ट्रक्चर चाहिए, उसको एक एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर चाहिए ऑपरेशंस को मैनेज करने का, चलाने का। इसी तो ब्यूरोक्रेसीज जो है वो क्या करती हैं, दे लीड टू डीपर्सनलाइजेशन ऑफ वर्क, पर्सनालिटी माइनस कर देनी है, एलिमिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, यही वाला कॉन्सेप्ट है इम्पर्सनैलिटी का, एलिमिनेशन ऑफ पर्सनालिटी फ्रॉम द इंडिविजुअल वर्क। आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपके काम में से माइनस हो जाती है, इसे कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन ऑफ वर्क। तो ये इंपॉर्टेंस है ब्यूरोक्रेसीज की। अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर लड़ाएं तो ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसीज बिकॉज दे ऑपरेट विद क्लियर एंड इम्पार्शियल रूल्स एंड प्रोसीजर्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जुडिशरी, जुडिशरी इसकी बेस्ट एग्जांपल है। मिलिट्री इसकी एग्जांपल है, मिलिट्री इसकी एग्जांपल है। पुलिस इसकी एग्जांपल है। ये सारी ब्यूरोक्रेसीज की एग्जांपल है। बट देयर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो उसके क्रिटिसिज्म में चले जाते हैं। ब्यूरोक्रेसीज को हम कंडेम करते हैं बिकॉज दे आर रेड टेप, पेन पुशिंग एंड सोल डिस्ट्रॉइंग वर्क। 3 कीवर्ड यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसीज जो हैं ये पेन पुशिंग होती हैं। पेन पुशिंग से क्या मुराद है, हर चीज का रिटन रूल है, हर चीज का रिटन रूल है। रिटन रूल जो है ये पेन पुशिंग होती है। रिटन रूल्स ऑफ कंडक्ट ये पेन पुशिंग होते हैं। हर चीज का अगर आप एक कायदा बना देंगे तो इसका मतलब पेन पुश कर रहा है आपको, आप हर चीज के कायदे को फॉलो करेंगे। ब्यूरोक्रेसीज जो है ये रेड टेप होती हैं। रेड टेप से क्या मुराद है, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज होती हैं। ब्यूरोक्रेसीज के अंदर देयर आर क्लियर स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज जो उसको रेड टेप बना देती है। अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज मेक द ब्यूरोक्रेसीज रेड टेप, ठीक है। क्लियर स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज, इससे रेड टेप आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि ब्यूरोक्रेसीज जो है उसमें हर चीज इतनी डिफाइंड है कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जॉब्स इतनी स्टैंडर्डाइज्ड हैं। जस्ट इमेजिन मैं ये ऑनलाइन क्लास पढ़ाने आ रहा हूँ तो क्लास शुरू होने से पहले मुझे आपकी मैनेजमेंट पैक की मैनेजमेंट एक कागज दे दे, उस कागज पे एक पूरा स्क्रिप्ट लिखा हो और पूरा लेक्चर उस पर रिटन हो और मुझे कहा जाए कि आपने यही बोलना है क्लास में, यही एग्जैक्ट वर्डिंग यूज करनी है, यही पढ़ाना है। इसका मतलब है कि ना दिस इज रेड टेप, ये रेड टेप है। मेरी स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज को कन्फाइन कर दिया गया है। मैं अगर चाहूँ भी तो मैं आपको अपनी मर्जी से कोई एग्जांपल नहीं दे सकता, मैं अगर चाहूँ भी तो मैं आपकी लर्निंग को इम्प्रूव नहीं कर सकता। इससे क्या होता है, इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है एक जॉब के अंदर। इससे क्या होता है, एक जॉब के अंदर जो इनोवेशन है वो खत्म हो जाती है। देयर इज अ चांस कि आप बेहतर ऑपरेट कर सकें, देयर इज अ चांस कि आप बेहतर हो सकें, लेकिन चूंकि आपकी जॉब को इतना कन्फाइन कर दिया है, आपकी जॉब को इतना ज्यादा प्रिसाइज कर दिया है क्लियर स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज की बुनियाद पे कि नाउ देयर इज नो रीजन फॉर यू टू बी फ्लेक्सिबल। और तीसरा पॉइंट इसमें कहता है सोल डिस्ट्रॉइंग वर्क। सोल डिस्ट्रॉइंग वर्क कम्स फ्रॉम डिवीजन ऑफ वर्क एंड वर्क स्पेशलाइजेशन। सोल डिस्ट्रॉइंग वर्क कहाँ से आता है, डिवीजन ऑफ वर्क एंड वर्क स्पेशलाइजेशन से पैदा होता है। आप जब एक काम को डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर यूनिट्स के अंदर, आप जब एक टास्क को तोड़ देते हैं स्मॉलर यूनिट्स के अंदर, तो आप डिवीजन ऑफ वर्क पैदा कर देते हैं बेसिकली। एंड दैट डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू वर्क स्पेशलाइजेशन विच लीड्स टू रेपिटेटिव मोनोटोनस वर्क, जो हमने टेलर की थ्योरी पढ़ी थी, द थ्योरी ऑफ टेलर विच वी डिस्कस्ड अर्लियर। तो डिवीजन ऑफ वर्क एंड वर्क स्पेशलाइजेशन जो है ये आपकी बेसिकली ब्यूरोक्रेसीज के अंदर मोनोटनी ले आते हैं। ये आपकी ब्यूरोक्रेसीज के अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट करती है, इट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस, ठीक।
तो ब्यूरोक्रेसीज में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं. देयर आर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ब्यूरोक्रेसीज. पहला क्वेश्चन निकलता है जो पेपर में आ चुका है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ब्यूरोक्रेसी as Max Weber explained. ये सवाल पेपर में आ चुका है, ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 2 निकलता है इसके अंदर से, what are the criticism on bureaucracy and how bureaucracy can be applied to modern work environment. ब्यूरोक्रेसीज को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं मॉडर्न वर्क एनवायरनमेंट के ऊपर. तो दो क्वेश्चंस पैदा होते हैं इसमें से, स्ट्रेट फॉरवर्ड. एक क्वेश्चन आ चुका है, एक क्वेश्चन नहीं आया. करेक्टरिस्टिक्स आ चुके हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया. वेबर बेसिकली जर्मन था, वेबर वाज अ जर्मन, और वेबर के कॉन्सेप्ट को यूके में कैरी किया था रोजमेरी स्टीवर्ट ने. रोजमेरी स्टीवर्ट टुक द कॉन्सेप्ट ऑफ वेबर टू यूके. कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है. ये सवाल अभी रिसेंटली आया था सितंबर 19 में स्टीवर्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था. अभी दिखाता हूँ आपको, 6 नंबर का सवाल था आई गेस. अभी चेक करते हैं. तो स्टीवर्ट ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी से 4 फीचर्स होते हैं. तकरीबन 90% पॉइंट्स वही हैं जो वेबर वाले हैं. हाँ, एक पॉइंट में शी स्लाइटली डिफरेंशिएटेड, एक पॉइंट में शी स्लाइटली डिफरेंशिएटेड. स्पेशलाइजेशन जो होती है ये 2 किस्म की होती है. स्पेशलाइजेशन जो है ये 2 किस्म की होती है. स्पेशलाइजेशन की 2 किस्में होती हैं. एक होती है वर्क स्पेशलाइजेशन और एक होती है जॉब स्पेशलाइजेशन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. वन इज वर्क स्पेशलाइजेशन एंड द अदर इज जॉब स्पेशलाइजेशन. इसे कहते हैं वर्क स्पेशलाइजेशन और ये होती है जॉब स्पेशलाइजेशन. वर्क स्पेशलाइजेशन क्या होती है? जब आप एक काम को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, व्हेन यू डिवाइड अ टास्क इन स्मॉलर यूनिट्स, तो आप एक काम को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड यू मेक पीपल स्पेशलाइज्ड ऑफ ईच वर्क यूनिट दे परफॉर्म. और आप लोगों को स्पेशलाइज्ड कर देते हैं हर वर्क यूनिट के ऊपर. तो आप क्या करते हैं? आप वर्क स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर रहे होते हैं. इसे कहते हैं वर्क स्पेशलाइजेशन. When a task is divided in smaller work units, ठीक है, this is known as work specialization. When a task is divided in smaller work units and people are made specialized of each work unit. तो आप टास्क को स्मॉलर वर्क यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और जब आप लोगों को स्पेशलाइज कर देते हैं उसके वर्क यूनिट में. When jobs are defined through clear statement of duties, you see, जब आप जॉब्स को डिफाइन करते हैं थ्रू क्लियर स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज, सो दैट अ continuity may be created if one person leaves the job, other person can continue. इसे कहते हैं जॉब स्पेशलाइजेशन. आप जॉब को इतनी क्लियर स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज के थ्रू डिफाइन करते हैं कि अगर एक बंदा जॉब छोड़ भी दे तो जॉब कंटिन्यूड रहे. तो दिस इज वेयर रोजमेरी स्टीवर्ट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट. तो स्टीवर्ट ने कहा था कि स्पेशलाइजेशन वर्क की नहीं होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन जो है वो जॉब की होनी चाहिए.
तो बस ये एक पॉइंट था जिसपे स्टीवर्ट ने थोड़ा सा डिसएग्री किया था वेबर के साथ। इसने कहा कि देयर इज स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बट दिस अप्लाइज टू द जॉब, जॉब पे अप्लाई होनी चाहिए, नॉट द इंडिविजुअल हु डज द जॉब, not the individual who does the job. This means that there has to be continuity. If one person leaves the job continues and another person fills the same position. जैसे आईजी पंजाब की जॉब है, इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, जॉब स्पेशलाइज्ड है कि आज अगर आईजी पंजाब नौकरी छोड़ भी दे तो कोई और बंदा आईजी पंजाब बन के वही काम कंटिन्यू कर देगा, कोई बंदा आईजी पंजाब बन के वही काम कंटिन्यू कर सकता है। इसे कहते हैं जॉब स्पेशलाइजेशन। Then she says that hierarchy of authority, वेबर भी कहते हैं, स्टीवर्ट ने भी कहा, there has to be distinction between worker and management and there has to be a clear chain of command, defined levels of authority and ranks. रूल सिस्टम और रूल्स ऑफ कंडक्ट वो भी कहता है, वेबर भी सिस्टम ऑफ रूल इसने भी कहा। इसने कहा कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको इम्पर्सनैलिटी से काम करने के लिए एफिशिएंट रूल्स और प्रोसीजर चाहिए होते हैं, where people must know what are the rules and how the rules are applied to do their job successfully. Impersonality की बात वेबर भी करता है, स्टीवर्ट भी करती है कि एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी जो है और सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस एंड रिवॉर्ड्स जो हैं दे आर बेस्ड ऑन क्लियर सेट ऑफ रूल्स। आप अपने ज़ाती मफाद की खातिर या आप अपने ज़ाती इंटरेस्ट से किसी को रिवॉर्ड नहीं कर सकते या आप अपने ज़ाती इंटरेस्ट से किसी का भला नहीं कर सकते। रूल्स को फॉलो करते हुए इम्पर्सनल होते हुए आपने काम करना होता है, रूल्स को फॉलो करते हुए इम्पर्सनल होते हुए आपने काम करना होता है। देखो स्पेशलाइजेशन हमने जो भी तक ऊपर पढ़ी है ना, उसमें हमने पढ़ा है डिवीजन ऑफ वर्क, इसीलिए कि स्टीवर्ट ने इस कॉन्सेप्ट को यूके में अप्लाई किया था। वेबर जो है वो जर्मन था, ठीक है। अगर थ्योरी स्टीवर्ट की आती है तो फिर आप ये वाले कीवर्ड्स यूज करेंगे, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, सिस्टम ऑफ रूल्स, इम्पर्सनैलिटी, इम्पर्सनल। अगर थ्योरी वेबर की आती है फिर आप ये वाले कीवर्ड्स यूज करेंगे, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, इम्पर्सनैलिटी, इम्पार्शियलिटी, रूल्स ऑफ कंडक्ट, रिटन रूल्स ऑफ कंडक्ट। तो यस यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द कीवर्ड्स इन एक्सप्लेनिंग। हाँ ठीक है, कंसेप्चुअली दोनों थ्योरीज तकरीबन 80% सेम है। अब स्पेशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है कहते हैं वो जॉब पे अप्लाई होता है। इट सेज दैट द स्पेशलाइजेशन कॉन्सेप्ट अप्लाइज ऑन द जॉब एंड नॉट द वर्क। वर्क स्पेशलाइजेशन से आप इंडिविजुअल को स्किल कर रहे होते हैं ना, आप उसको ट्रेन कर रहे होते हैं, आप उसके स्किल को एनहांस कर रहे होते हैं। लेकिन जॉब स्पेशलाइजेशन से आप एक जॉब के अंदर क्लियर सिस्टम ऑफ रूल्स और क्लियर सेट ऑफ ड्यूटीज को डिफाइन करके आप जॉब को स्पेशलाइज कर रहे होते हैं। तो जॉब स्पेशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसमें कंटिन्यूटी आती है, इसके अंदर प्रोसेस जो है वो रुकता नहीं है। अगर एक एम्प्लॉय जॉब छोड़ भी जाएगा तो अगला एम्प्लॉय उसकी जॉब वैकेंसी को फिल कर लेगा, तो सिस्टम चलता रहेगा, प्रोसेसेस जो है वो मूव होते रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं। ये डिफरेंस है, ठीक है। वर्क स्पेशलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो एक काम को रेपिटेटिवली कर करके उसका माहिर हो जाता है, उसमें उसका स्किल आ जाता है। दैट इज वर्क स्पेशलाइजेशन विच इज इंडिविजुअल लेवल स्पेशलाइजेशन। ओके, तो ये है स्टीवर्ट। अभी रिसेंटली मार्च 19 में स्टीवर्ट की थ्योरी पे क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन का नंबर क्या था? मार्च 19 में मैंने अभी ऐड किया है इसको। आई हैव जस्ट अपडेटेड द डॉक्यूमेंट, लेट मी फाइंड इट आउट वेयर इट इज। ओके, ये मैंने डॉक्यूमेंट अपडेट किया है। सो इन दिस डॉक्यूमेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है स्टीवर्ट। अच्छा, स्टीवर्ट की थ्योरी के एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं। पुराना जो टेक्स्ट था आपका, द ओल्डर टेक्स्ट, उसमें स्टीवर्ट की थ्योरी के 2 पार्ट्स थे। पेपर में एग्जामिनर ने दोनों पार्ट्स पूछे थे। स्टीवर्ट की थ्योरी के 2 पार्ट्स हैं। नए टेक्स्ट में एक पार्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। स्टीवर्ट की थ्योरी के 2 पार्ट थे। पहला पार्ट तो यही था, फंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। पहला पार्ट तो ये सेम था, फंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। दूसरा जो पार्ट था वो था रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये वाला रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये वाला पार्ट डिसकंटिन्यू हो गया। ये पिछले स्टडी टेक्स्ट में था, इसमें नहीं है। दिस पार्ट वाज देयर in the previous study text but it's not there in the new text, ठीक है। तो सिर्फ फीचर्स रह गए हैं, इसका जिक्र जरूर कर रहा है नए टेक्स्ट के अंदर। अगर आप आखिरी पॉइंट पढ़ें तो स्टीवर्ट also suggested some reasons for the growth of bureaucracy।
स्टीवर्ट ने कुछ रीजंस भी सजेस्ट किए थे, लेकिन वो रीजंस कौन कौन से हैं वो अब हम स्टडी नहीं कर रहे, वी आर नॉट स्टडिंग दोज रीजंस एनीमोर। ओके, तो यहाँ पे हम अपना क्लासिकल एरा कंक्लूड कर लेते हैं। हियर वी कम टू एन एंड ऑफ द क्लासिकल एरा। और क्लासिकल एरा में हमने जो मेन थेरीज पढ़ी हैं उसके अंदर वी हैव डिस्कस्ड टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, वी हैव डिस्कस्ड हेनरी फ्योल, लिंडल अर्विक, मैक्स वेबर एंड रोजमेरी स्टीवर्ट। ठीक है, क्लासिकल एरा में से पेपर में सिवाय अर्विक के बाकी सारी थियरीज पेपर में टेस्ट हो चुकी हैं। अर्विक सिर्फ टेस्ट नहीं हुई, बाकी टेलर भी आ चुकी है, फ्योल भी आ चुकी है, वेबर भी आ चुकी है, रोजमेरी स्टीवर्ट भी आ चुकी है। तो अर्विक के अलावा बाकी सारी थियरीज जो हैं वो पेपर में आ चुकी हैं, चारों आ चुकी हैं पेपर के अंदर। ठीक है ना, टेलर, फ्योल, वेबर एंड स्टीवर्ट। अर्विक इंपॉर्टेंट है आपकी अटेम्प्ट के लिए, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं अर्विक में से। वैसे तो सारी थियरीज इंपॉर्टेंट है, थियरी कोई भी नहीं छोड़नी। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट आता है इसे कहते हैं नेओ क्लासिकल और नेओ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। 1930s से 1950s के दरमियान ये स्कूल ऑफ थॉट इवॉल्व हुआ था। क्लासिकल थ्योरीज और नेओ क्लासिकल या नेओ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरीज में जो बुनियादी फर्क है वो एक है। क्लासिकल थ्योरीज में और नेओ ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज में एक फर्क है, जो बुनियादी फर्क है। क्लासिकल थ्योरीज का जो फोकस है, क्लासिकल थ्योरीज का जो फोकस है दैट इज वर्क एफिशिएंसी। ठीक है, नेओ ह्यूमन रिलेशंस का जो फोकस है दैट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ये पहला डिफरेंस है। दो तीन डिफरेंसेस हैं, मैं आपके सामने ब्रीफ कर देता हूँ। क्लासिकल थ्योरीज के अंदर देयर इज मेन फोकस ऑन मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हाउ टू मेक पीपल मोर एफिशिएंट, हाउ टू मैनेज वर्क ऑफ द पीपल। लोगों के काम को कैसे ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, लोगों के काम को कैसे बेहतर तौर पे मैनेज किया जाए। जबकि नेओ ह्यूमन रिलेशंस के अंदर जो फोकस है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल एट वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एट वर्क। ठीक है, क्लासिकल थ्योरीज का जो फोकस था दैट वाज ऑन एक्सरसाइज ऑफ पावर, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जबकि नेओ ह्यूमन रिलेशंस का जो फोकस है दैट इज मोटिवेशन, सोशल नॉर्म्स, ग्रुप स्टैंडर्ड्स। ये हम सारे डिफरेंसेस आगे पैराग्राफ की शक्ल में देखेंगे, लेकिन एक ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूं आपको डिफरेंसेस का। ठीक है ना, एंड बिहेवियर्स, ये फोकस है। तो ये ब्रॉड डिफरेंसेस हैं क्लासिकल थ्योरीज के और नेओ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी के। यानी जो स्विच आया था, थॉट प्रोसेस जो चेंज हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि इंसान मशीन नहीं है, इंसान जो एम्प्लॉई है वो मशीन नहीं है। एम्प्लॉई के अपने बिहेवियर्स हैं, एम्प्लॉई के अपने जज्बात हैं, एम्प्लॉई के अपने अपने वे ऑफ वर्किंग है। इसी तो ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग is also important. Classical theories did not give much importance to the human aspect of working in organizations. Classical theories ने कभी भी human aspect को importance नहीं दी थी। You see, the success organizations achieved was limited to the level of production that experienced a plateau कहते हैं stagnance को, रुक जाना, ठहर जाना, एक जगह पे आके फ्लैट हो जाना। plateau कहते हैं फ्लैट सरफेस को। तो प्लेच्यू का मतलब होता है स्टेगनेंस, ठहर जाना, एक जगह पे आके रुक जाना। तो वो कहते हैं कि ह्यूमन एफर्ट्स जो है वो एक प्लेच्यू पे आ गई, फ्लैट हो गई, रुक गई। ठीक है, एंड एफिशिएंसी स्टार्ट डिटेरियोरेटिंग, एफिशिएंसी खत्म होनी शुरू हो गई, जो हमने डिस्कस भी किया था, याद है, डल, रेपिटेटिव एंड मोनोटोनस वर्क। टेलर की थ्योरी में पढ़ा था हमने कि जब आप एक काम को बार बार करते हैं तो वर्क एफिशिएंसी उस काम में से खत्म होनी शुरू हो जाती है। When you make people do a work time and over again, when people do a same task over and over, तो उनकी वर्क एफिशिएंसी नीचे आने लग जाती है, खत्म होने लग जाती है, इरोड होनी शुरू हो जाती है।
तो क्लासिकल अप्रोच जो है बेसिकली दैट लेड टू ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट, यही लिमिटेशन थी क्लासिकल अप्रोच की जिसने ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट के कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया। तो ह्यूमन रिलेशंस पीरियड वाज एंटायरली फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिफरेंस है बेसिकली, दैट इज द की डिफरेंस कि क्लासिकल थ्योरीज में हमारा मेन फोकस था कि ट्रीट पीपल लाइक मशीन, इंसानों को मशीन्स की तरह ट्रीट करो, जबकि नेओ ह्यूमन रिलेशंस व्यू में हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करो, ट्रीट पीपल लाइक ह्यूमन बीइंग्स, दे आर नॉट मशीन्स। बेसिकली एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था एल्टन मायो। एल्टन मायो साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टडी एक करने गया था। एल्टन मायो ने स्टडी ये करना था, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। एल्टन मायो ये जानने में इंटरेस्टेड था कि एम्प्लॉयज की जो वर्क एनवायरनमेंट होती है, इस वक्त आप जिस एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द एक माहौल है, उसमें लाइटिंग है, उसके अंदर टेम्परेचर है, उसके अंदर डिस्टर्बेंसेस हैं, उसके अंदर आपके वर्क आवर्स हैं, आप कितनी देर से बैठे हुए हैं एक ही जगह पे फॉर एग्जांपल। तो एल्टन मायो ने ये स्टडी करना था कि आपकी वर्क एनवायरनमेंट को अगर चेंज किया जाए तो उसका इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस पे क्या आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके इर्द गिर्द जो लाइट है वो कम कर दी जाए या ज़्यादा कर दी जाए तो उसका इम्पैक्ट आपकी आउटपुट पे क्या आएगा, या अगर आपका वर्क डे बढ़ा दिया जाए या छोटा कर दिया जाए तो उसका इम्पैक्ट आपके आउटपुट पे क्या आएगा, या अगर फॉर एग्जांपल आपका हीटिंग टेम्परेचर आपके इर्द गिर्द जो है वो अगर बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो आपकी आउटपुट कैसे अफेक्ट होगी। तो एल्टन मायो बेसिकली एक साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टडी करने गया था जिसको नाम देते हैं हम हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स का, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। एल्टन मायो was basically an American professor and Elton Mayo was interested in studying the effect of work environment, you see, in order to study the behavior of workers at work, एम्प्लॉयज के बिहेवियर को समझने के लिए। हॉथॉर्न बेसिकली एक प्लांट का नाम था, हॉथॉर्न प्लांट कहा जाता था। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एक टेलीफोन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो टेलीफोन बनाया करती थी अमेरिका में। सो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एक टेलीफोन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जहां पे एल्टन मायो ने वर्किंग कंडीशंस को स्टडी किया था, सच एज लाइटिंग लेवल, रेस्ट पीरियड्स, लेंथ ऑफ वर्किंग आवर्स। इसी जो जो पार्टिसिपेंट्स एक्सपेरिमेंट्स में पार्ट ले रहे थे उनको क्लोजली वॉच किया गया, ऑब्जर्व किया गया और उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल्स को मेजर किया गया और ये जानने की कोशिश की गई दैट हाउ देयर परफॉर्मेंस इज लिंक्ड विद देयर वर्क एनवायरनमेंट। अच्छा, स्टडी का पर्पस कुछ और था लेकिन स्टडी की आउटकम कुछ और निकल आई। ये बेसिकली एक हादसाती स्टडी थी। ये जो नेओ ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट है, जो नेओ क्लासिकल व्यू है, ये बेसिकली एक हादसाती थ्योरी है, ये एक इंसिडेंटल थ्योरी है। यानी एल्टन मायो एग्जैक्टली टेलर वाला काम करने गया था। टेलर ने भी यही किया था ना कि वर्क एनवायरनमेंट का इफेक्ट, यानी व्हाट इज द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ थिंग। टेलर ने भी तो यही कहा था ना कि वो कौन सा बेस्ट वे है जिससे आप काम को बेहतर कर सकते हैं। तो मायो ने भी यही करने की कोशिश की थी कि व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे इन विच प्रोडक्टिविटी कैन बी इम्प्रूव्ड, और वो बेस्ट पॉसिबल वे में एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहा था, लाइटिंग, हीटिंग, टेम्परेचर, वर्क आवर्स फॉर एग्जाम्पल। तो ये बेसिकली एल्टन मायो की एक्चुअल स्टडी थी, ठीक है। लेकिन स्टडी के जो रिजल्ट थे दे वर वेरी इंटरेस्टिंग। एल्टन मायो ने ये मालूम किया, इवेंचुअली ये मालूम किया कि हायर लेवल ऑफ मोरल, ठीक है, इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्किंग कंडीशंस। मोरल जो होता है, मोरल कहते हैं मोटिवेशन को, मोटिवेशन जो होती है काम की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वर्किंग कंडीशंस के मुकाबले में, जिससे वर्कर्स मोटिवेट होकर और मेहनत करते हैं। बेसिकली एल्टन मायो का एक्सपेरिमेंट था क्या, ये वाली बातें हम बाद में पढ़ेंगे, ये 3 पैराग्राफ हम बाद में पढ़ेंगे। लेट्स फर्स्ट डिस्कस हॉथॉर्न स्टडीज क्या थी। पहले हम हॉथॉर्न स्टडीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज नोन एज हॉथॉर्न स्टडीज। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एक टेलीफोन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी सिसेरो इलिनॉय में। सिसेरो एक शहर है, इलिनॉय एक अमेरिकन स्टेट है। These studies were started in 1924, 1924 में ये स्टडी स्टार्ट हुई थी, जिसमें उन्होंने स्टडी ये करना था, they wanted to examine the effect of various lighting levels on worker productivity।
इनिशियली ये स्टडी की थी 1924 में। तो 1924 में सिर्फ ये देखना उन्होंने चाहा था कि जब लाइटिंग चेंज होती है, व्हेन द लाइटिंग चेंजेस, तो उसका इम्पैक्ट वर्कर के आउटपुट पे क्या आता है। दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कि अगर एक वर्कर के इर्द गिर्द जो लाइटिंग है अगर वो कम या ज्यादा की जाएगी तो इसका जो इम्पैक्ट है वो उसके आउटपुट पे क्या आता है। तो लाइक एनी गुड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, एक कंट्रोल ग्रुप बनाया गया और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया गया। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसको आप नॉर्मल वर्क एनवायरनमेंट से गुजारते हैं, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसकी आप एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, फिर आप दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि इस वक्त मेरी क्लास में अगर 24 लोग बैठे हुए हैं और अगर आपके इर्द गिर्द एक एनवायरनमेंट में एक सर्टन इंटेंसिटी ऑफ लाइटिंग है, तो ये 24 के 24 लोगों को उनकी इंटेंसिटी ऑफ लाइटिंग कैसे अफेक्ट कर रही है। तो 12 लोगों का मैं कंट्रोल ग्रुप बनाऊंगा और 12 लोगों का मैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाऊंगा। जो कंट्रोल ग्रुप होगा मेरा, उसकी लाइटिंग को मैं नहीं छेड़ूंगा, उनकी लाइटिंग नॉर्मल रहेगी। और जो मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसकी लाइटिंग को मैं कभी कम करूंगा, कभी ज्यादा करूंगा, उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैं चेंज करूंगा। और फिर परफॉर्मेंस के कंपैरिजन से मैं मालूम करूंगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्टिविटी एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये असल एक्सपेरिमेंट था, लेकिन नतीजे बड़े मजे के थे। दे फाउंड आउट दैट एज द लेवल ऑफ लाइट वाज इंक्रीज्ड इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, आउटपुट फॉर बोथ ग्रुप्स इंक्रीज्ड। ये बड़ा मजे का रिजल्ट सामने आया कि जब लाइट इंक्रीज की गई एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की, तो कंट्रोल ग्रुप की परफॉर्मेंस भी बेहतर होनी शुरू होगी। बेसिकली हुआ ये कि द टू ग्रुप स्टार्टेड कंपेयरिंग देयर परफॉर्मेंस, और उन्होंने अपने अपने ग्रुप स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर लिए। फॉर एग्जांपल, ग्रुप ए ने ग्रुप बी के स्टैंडर्ड को अपना बेंचमार्क बना लिया और उनके स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हुए अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर लिया। इसी तो उन्होंने ग्रुप स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने शुरू कर दिए कि अच्छा वो मुझसे बेहतर काम कर रहा है, मैं और बेहतर काम करूंगा। ही इज वर्किंग बेटर देन मी, आई विल वर्क इवन बेटर देन हिम। तो उन्होंने अपने अपने स्टैंडर्ड्स इंक्रीज कर लिए, ठीक है ना। आउटपुट ऑफ द बोथ ग्रुप्स इंक्रीज सो मच सो, और एक सरप्राइज मिला कि व्हेन लाइटिंग लेवल वाज डिक्रीज्ड इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, अगेन प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूड टू इंक्रीज इन बोथ ग्रुप। दोनों ग्रुप की बेहतर होती गई, यानी लाइट यहां तक लाइट कम की उन्होंने, यहां तक लाइट कम की कि प्रोडक्टिविटी डिक्रीज वाज ओनली ऑब्जर्व्ड इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप व्हेन द लेवल ऑफ लाइट वाज रिड्यूस्ड टू मून लाइट लेवल। यानी लाइट उन्होंने इतनी कम कर दी कि वो मून लाइट लेवल पे आ गई, चांद की रोशनी के लेवल पे आ गई, तब कहीं जाके आउटपुट कम होनी शुरू हुई। अदरवाइज आउटपुट बढ़ती जा रही है। देखें, आप जब किसी के साथ कंपैरिजन करके परफॉर्म करते हैं ना, तो आपके अंदर एक कंपेटिटिव इंस्टिंक्ट पैदा हो जाती है। आपके अंदर एक कंपेटिटिव इंस्टिंक्ट पैदा हो जाती है। यू स्टार्ट कंपीटिंग विद द अदर पर्सन। यही हुआ था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के अंदर, कि दोनों ग्रुप्स ने आपस में कंपीट करना शुरू कर दिया। तो वर्किंग कंडीशन का इम्पैक्ट कहीं पीछे रह गया। वर्किंग कंडीशन का इम्पैक्ट जो है, तो फिर उन्होंने ये कहा, दे वर नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट व्हाट हैज हैपेंड, बट दे वर श्योर अबाउट इट कि लाइटिंग इंटेंसिटी हैज नथिंग टू डू विद द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ग्रुप। वो कहते हैं ये परफॉर्मेंस कैसे अफेक्ट हो रही है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हाँ, लेकिन हमें ये पता लग गया है कि लाइटिंग का असर नहीं है आउटपुट के ऊपर। लाइटिंग डज नॉट अफेक्ट परफॉर्मेंस, समथिंग एल्स इज देयर टू कंट्रीब्यूट। ये समथिंग एल्स को मालूम करने के लिए फिर एक दूसरी एक्सपेरिमेंट की सीरीज चलाई गई 1927 के अंदर। पहला एक्सपेरिमेंट रन किया था 24 में, और पहले एक्सपेरिमेंट को रन करके उनको ये पता लगा कि नहीं, वर्किंग कंडीशन में लाइट का इम्पैक्ट नहीं है, कुछ और जरूर है। देयर इज समथिंग एल्स जिसका इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पे आ रहा है। देयर इज समथिंग एल्स, ये पता लगा कि कुछ ना कुछ और जरूर है जिसका इम्पैक्ट आ रहा है परफॉर्मेंस के ऊपर। अब वो कुछ ना कुछ और क्या है वो मालूम करने के लिए 1927 में एक और एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें और फैक्टर्स डाले। जॉब रीडिजाइनिंग, वर्क डे एंड वर्क लेंथ, रेस्ट पीरियड्स, कितने घंटे की ब्रेक देनी है, वेज प्लान कितना देना है, ठीक है, सैलरीज कितनी देनी है, और फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा दिया गया। और फिर मालूम चला कि नहीं, सोशल नॉर्म्स, ग्रुप स्टैंडर्ड्स आर द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल वर्क बिहेवियर।
सोशल नॉर्म का मतलब होता है, नॉर्म कहते हैं वे ऑफ डूइंग वर्क को, नॉर्म का मतलब होता है काम करने के तौर तरीके, वे ऑफ डूइंग वर्क को हम नॉर्म कहते हैं। तो वो कहते हैं कि सोशल नॉर्म्स वे ऑफ डूइंग वर्क, सोशल नॉर्म्स, ठीक है, और स्टैंडर्ड्स, ग्रुप स्टैंडर्ड्स। आप क्या करते हैं, आप परफॉर्मेंस को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, आप अपने स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर लेते हैं, आप अपने स्टैंडर्ड्स को डिफाइन कर लेते हैं, ग्रुप स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं। अच्छा वो मुझसे बेहतर काम कर रहा है, मैं और बेहतर काम करके दिखाऊंगा, वो मुझसे अच्छा काम कर रहा है, मैं और अच्छा काम करके दिखाऊंगा। यू स्टार्ट मेकिंग स्टैंडर्ड्स। तो वो कहते हैं ये ज्यादा क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल बिहेवियर को ड्राइव करते हैं, ना कि वर्क एनवायरनमेंट ड्राइव करती है, ना कि वर्क एनवायरनमेंट डिटरमिन करती है, बल्कि ये फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं। एंड दीज आर द फैक्टर्स दैट प्ले अ पिवटल रोल, एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेजरिंग एंड डिटरमिनिंग द वे एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। ठीक है, यहां तक क्लियर? एनी क्वेश्चन? हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स के लिहाज से, एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, पर्पस क्या था, यू विल जस्ट रीड द टेक्स्ट। अच्छा पेपर में अभी तक एल्टन मायो पे कोई सवाल नहीं आया, ना एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आया है और ना एल्टन मायो की थ्योरी जो भी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ना थ्योरी के ऊपर सवाल आया है। ठीक है, असल थ्योरी जो है वो यहाँ पाई जाती है इन 2 पैराग्राफ्स के अंदर। द एक्चुअल थ्योरी इज कन्फाइंड इन दीज 2 पैराग्राफ्स। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। टेस्ट का टाइम कल 12 बजे तक है, बिफोर 12 नून टेस्ट को अटेम्प्ट करके काइंडली LMS पे अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने का तरीका ट्यूटोरियल के थ्रू आपके साथ शेयर्ड है आपके लॉगिन्स में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। डू लुक एट द प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग द टेस्ट सो दैट यू शुड नो कि आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे स्नैप करना है। कल 12 बजे के बाद जो है वो कोई अगर एक्सेप्शनल केस होगा तो उसका टेस्ट एक्सेप्ट होगा, वरना 12 बजे के बाद कल टेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है जी, कल का सेशन हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, कल का सेशन हम 8 बजे तक एक्सटेंड करेंगे और कल हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी जो थेरीज हैं, अब हमारे पास मैकग्रेगर की थेरी एक्स और थेरी वाई है, आउची की थेरी जी है और उसके बाद हमारे पास पीटर ड्रकर है। ठीक है, तो कल हम सेशन थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, कल हम कोशिश करेंगे कि हम 3 से 4 थेरीज डिस्कस कर लें। ठीक है, वी शुड डिस्कस एटलीस्ट 3 to 4 थेरीज। सो ताकि हम कोशिश करेंगे हम मंडे या ट्यूसडे को इस चैप्टर को वाइंड अप करने के काबिल हो जाए। आइडियली CCP कोर्स कवरेज प्लान के मुताबिक पहले चैप्टर को हमने 10 लेक्चर्स डेडिकेट किए थे। हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था वेडनेसडे 25 से, ठीक है ना। तो 25th, 26th, 27th, ठीक है, 28 सैटरडे की क्लास हमने स्किप की थी, तो 3 क्लासें, फिर 4, 5, 6, फिर ये क्लास मिस हुई थी, फिर 7। तो आज हमारा वैसे 7वां सेशन है, आज हमारा वैसे 7th सेशन है, बिकॉज वी हैव स्किप्ड 2 क्लासेस अनफॉर्चुनेटली। तो उन क्लासेस को कॉम्पनसेट हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप नंबर ऑफ लेक्चर्स काउंट करें तो टुडे वी आर हैविंग आवर 7th सेशन और फर्स्ट चैप्टर को हमने डेडिकेट किए हुए हैं 10 सेशंस। तो इंशाल्लाह हम लेस देन 10 और 10th सेशन में ही कंक्लूड करेंगे फर्स्ट चैप्टर को। जो हमारे डेज स्किप हुए हैं उनको हम कॉम्पनसेट करेंगे डेफिनेटली, डोंट वरी अबाउट इट। आई एम मोर कंसर्न्ड फॉर योर कोर्स कवरेज एज कंपेयर टू यू। मेरा ये कंसर्न ज्यादा है क्योंकि मुझे 2 चीजें बैलेंस करनी है, टाइम और आपकी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसीलिए बट लेकिन स्टिल यस आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास एक बेंचमार्क मौजूद है, तो इट इज़ वेरी गुड, आई एम ग्लैड कि यू एक्चुअली हैव कंपेयर्ड कि हम कोर्स कवरेज प्लान के मुताबिक कहाँ पहुंचे हैं। ये आप सबको करना चाहिए ताकि आप थोड़ा सा सेंसिटिव रहें, आप थोड़ा सा सेंसिटाइज रहें कि हमारी स्पीड कितनी है, हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा ओवरऑल कोर्स कवरेज का प्रोसेस कैसा जा रहा है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, आई एम ग्लैड कि आपने इसको देखा है एंड यू हैव मेड अ कमेंट ऑन दैट, बट डोंट वरी, इंशाल्लाह वी विल बी गोइंग थ्रू इट प्रिसाइजली। जरूर जरूर अवैस आप जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कमेंट ऑन इट। आप जरूर कीजिएगा। मैं मेरी अब इसके फौरन बाद फाइनल्स की क्लास है, तो आई प्रोबेबली बी एबल टू कमेंट एंड गिव यू अ रिस्पॉन्स इन द नाइट लेट सम टाइम। ठीक है, तो कल कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह सेम टाइम पे 6:30 पे। जी, वेबर की थ्योरी में और स्टीवर्ट की थ्योरी में
एक डिफरेंस है छोटा सा स्पेशलाइजेशन का। बेसिकली जो टेलर का कॉन्सेप्ट है स्पेशलाइजेशन का, जो टेलर का कॉन्सेप्ट है ना स्पेशलाइजेशन का, टेलर कहता है वर्क स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क एंड वर्क स्पेशलाइजेशन। टास्क को डिवाइड कर दें छोटे छोटे यूनिट्स में and then make people specialized of each work unit so they can become more experienced, they can become more skilled to perform a job. इसे कहते हैं वर्क स्पेशलाइजेशन, ठीक है, या इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन। अच्छा, स्टीवर्ट ने कहा कि स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो जॉब पे भी अप्लाई होता है। जॉब को स्पेशलाइज करें, उसकी स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज को डिफाइन करें, उसके रूल्स को डिफाइन करें, ताकि वो जॉब कोई भी बंदा परफॉर्म करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास में आऊं तो मुझे एक स्क्रिप्ट दे दिया जाए कि आज आपने ये जुमला बोलना है और लेक्चर पढ़ाना है। अब इतना अगर मेरी जॉब को वो स्पेशलाइज कर देंगे तो मैं पढ़ाऊं या कोई और आके पढ़ाए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन चूंकि मेरी जॉब स्पेशलाइज्ड नहीं है, मैं अपनी मर्जी की एग्जांपल्स कोड करता हूं, मैं अपनी मर्जी से पढ़ाता हूं, मैं अपनी मर्जी का कंटेंट कवर करवाता हूं, तो फिर मैं पढ़ाऊं या कोई और आके पढ़ाए तो फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर ये जॉब स्पेशलाइज्ड हो, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज मौजूद हो, तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट? ओके, ग्रेट। चलें जी, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं इंशाल्लाह 6:30 पे, 6:40 पे, रादर 6:40 पे। सी यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।